हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले की जितनी भी क्लास हैं आप सभी ने देखी हों, और जिसने भी उन क्लासों को नहीं देखा वो एक बार जरूर देखें, जिससे जो आगे क्लास आएंगी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शासन प्रणाली है। यह घटना चक्र, पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है, और उसमें हम एक एक डेट की क्लास के माध्यम से आसानी से समाप्त करेंगे। आप रिवीजन करते रहें, और मेरा विश्वास है कि आने वाला कोई भी एग्जाम जहां पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप ईमानदारी के साथ इसे पढ़ें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक है शासन प्रणाली। और सबसे पहले हम शासन प्रणाली का नोट्स देखते हैं। तो राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राजमुकुट धारण करता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसको हम अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है तानाशाही, तो इसे हम अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान में वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय जो रूप है वो प्रजातंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र भी कहते हैं। ज्ञातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार या सत्ता। तो चार किसी भी राज्य के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता है, तो किसी भी राज्य की जो नींव है संप्रभुता पर ही रखी जा सकती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति या बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का जो एकमात्र स्रोत है वह जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परसंघी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्य का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक कहा है, वहीं जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। चलिए एक बार और देखते हैं। यूट्यूब पर यह पहली क्लास है जहां पे इधर उधर की बातें न करते हुए सीधी क्लास पर फोकस किया जाता है और आप सभी को हमारे प्रयासों के द्वारा यह प्रयास करने का प्रयास किया जाता है कि आपकी जो पॉलिटी है वो अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो
और आप न केवल उसे समझें बल्कि व्यवहारिक रूप में भी आप इसे आसानी से समझ सकें। चलिए, तो जो राजतंत्र है यह शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राज मुकुट धारण करता है वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़ी सी लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही यानी इसे अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है यहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। राज्य किसी भी राज्य का आधार तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद संविधान विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है।
राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को प्रसंगी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीयर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। चलिए इससे संबंधित जो जितने भी पीआईक्यू है उन्हें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वो अपनी आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। परंतु राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति या जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य मेरिडियन के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है।
और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन सी संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वो संप्रभुता, यानी ऑप्शन सी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार यानी शासन का सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह ऑप्शन सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि संप्रभुता कम नहीं होती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो केवल एक। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है, तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगर व्याख्या देखें तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं कि शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यय द्वारा नियंत्रित होती। अगला क्वेश्चन के संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यह ऑप्शन सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, ऑप्शन बी सही। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा हटाई भी जा सकती है। अगर व्याख्या देखें तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है।
और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो 75(3) बहुत इंपोर्टेंट है, तो उसमें जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन के सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके यानी ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके यानी ऑप्शन ए सही। व्याख्या देखते हैं कि वर्तमान में संसदात्मक शासन का जो रूप है या स्वरूप है वो अधिकांश देशों में प्रचलित है। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेत पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन डी के न्यायिक पुनरावलोकन और जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन में हमें ये नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, तो ब्रिटेन में भी सामूहिक उत्तरदायित्व ये ब्रिटेन में भी, क्योंकि वहां पे भी संसदात्मक प्रणाली को बनाया गया, और द्विसदनीय विधायिका तो ये ब्रिटेन में भी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, क्योंकि जन में प्रणाली लागू नहीं है या नहीं लागू है, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू। अगला क्वेश्चन, कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, तो हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यानी हमने जो संसदात्मक प्रणाली है वो ब्रिटेन से अपनाई है, इसके बावजूद भी भारत की जो संसदात्मक प्रणाली है, जो ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली है, उसमें बहुत अंतर है। तो जो पहला स्टेटमेंट करा कि जहां तक विधि निर्माण का संसद है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन के भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, तो भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। एक बार और देखते हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है, और संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो किसी विधि का सृजन अथवा विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर
भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद जो 1973 में आया था, में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। कथन दो ही सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी न्यूनतम 5 होगी, इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संसदात्मक जो सरकार है वो तो भारतीय संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी भारतीय संविधान की विशेषता है। संघात्मक सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह जो प्रणाली है वो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी है। तो संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार यानी शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति की सरकार जी गलत है, क्योंकि इसका प्रावधान अमेरिका में किया गया। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य यह सही है। संसदीय जो पद्धति की सरकार है वो भी है भारत में, और संघीय नीति ये भी भारत में। व्याख्या देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है, तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को
मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप की शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो पहला कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। भारत में जो मंत्रिमंडल है उसके जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका भी सदस्य होते हैं, विधायिका के भी सदस्य होते हैं। दूसरी बात, जो जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। तो जो राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, यह प्रणाली अमेरिका में देखने को मिलती है। भारत में जो अध्यक्ष नाममात्र का और जो वास्तविक है वो अलग अलग है। तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो पहला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला और दूसरा सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 75(5) बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) यह भी बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में जो राज्य यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो अनुच्छेद जो 75(5) आप जरूर ध्यान रखिए। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य यानी मंत्री बन सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन, चाहे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी का सदस्य बनना होगा। जो अनुच्छेद 75(3) है वो कहता है कि जो लोकसभा है और जो मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस सारे जो कथन है वो गलत दिए गए। सीधी व्याख्या देखते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है, जिसे हम संसद कहते हैं, और राज्यों में जो विधानसभा है, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी सही है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक
उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। तो वो राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति में यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो पहला कथन है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो यह गलत है, क्योंकि भारत में एकीकृत के बजाय संघीय शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ये गलत हो जाता है। ये गलत, सभी चारों गलत। ऑप्शन बी यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें एकीकृत की बजाय संघीय शक्ति का प्रावधान किया गया। मैं पूरी तरीके से समर्पित होकर आपको इसको पढ़ा रहा हूं, आप भी पूरी तरीके से समर्पित होकर इसे पढ़िए, जिससे द्वारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यानी यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही या सही है, ये भी देखिए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भारतीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला है, राज्य व्यवस्था है। तो पहला जो कथन है वो सही है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है कि भारत एक बहुसत्ता संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी गलत हो जाता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो भारतीय राजतंत्र की। तो एक संविधान संगत सरकार, ये है लोकतांत्रिक सरकार, ये भी भारतीय राजतंत्र की विशेषता है।
उसके बाद सी, विधि का शासन, ये भी भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। सत्तावादी सरकार, तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार यानी वो शक्ति अपनी ग्रहण कहां से करती है, तो भारतीय संविधान से करती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का जो स्रोत है वो भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की से सही उत्तर चुनिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। कथन है कि भारत का अपना एक संविधान, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसमें जो अभिकथन है एक कारण होना चाहिए था, यहाँ पे कारण व्याख्या नहीं करता। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो जवाबदेही सुशासन की विशेषता है। कानून का नियम सुशासन की विशेषता है। पारदर्शिता भी सुशासन की विशेषता है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं बल्कि दुशासन की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है या है, तो जवाबदेही है। कानून का नियम है। पारदर्शिता भी है। लाल फीताशाही नहीं, यह दुशासन की विशेषता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं हो सकती, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं होती हैं। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वह कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए व्याख्या देखते हैं। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है।
संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न या विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन देखते हैं व्याख्या, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा है। तो कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है, समाजवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है, इसके साथ ही राजनीतिक जो समानता है वो भी भारतीय संविधान का दर्शन है। लेकिन साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि साम्यवादी राज्य चीन और सोवियत संघ का दर्शन है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक राज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता न्याय का उल्लेख हमें उद्देश्य का हमें मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो गलत है, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है अमेरिका में देखने को मिलती है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो गलत है। नाम मात्र की जो राजतंत्र की विशेषता है वो हमें ब्रिटेन में देखने को मिलती है। भारत एक कुलीन तंत्र है, तो जे भारत की बजाय पश्चिम एशिया के देश है उनमें आपको देखने को मिल सकती है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो सही है। निम्न में से कौन सा सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी होकर सेवक। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो संविधान की कठोरता, यह अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों में पाई जा सकती है। एकल कार्यपालिका, यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवस्था की सर्वोच्चता जमे ब्रिटेन में देखने को मिलेगी। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास,
तो ये भी अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता हो ही सकती है और नहीं भी, लेकिन एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्याख्या देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, यानी जो अध्यक्षात्मक जो शासन है वो शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, यानी एक राष्ट्रपति में। अगर आप व्यवहारिक रूप में देखना चाहते हैं तो अमेरिका को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी कथन सही, तो सभी कथन सही। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता तथा उपरोक्त तीनों विकल्पों के कथन सही। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यूएसए में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुनाया जाता है। इस शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधायिका से पृथक, यानी सेपरेशन ऑफ पावर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जहां जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहां जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है और होना भी चाहिए। अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते तब जनता चुनावों यानी समय समय पर जो इलेक्शन होते हैं उनके माध्यम से सत्तारूढ़ दल या फिर उस सरकार को पराजित कर हटा देती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वो क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो निर्वाचित, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। जो हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जो वहां महाराजा या फिर महारानी होती है, भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, चाहे वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। परिसंघीय यानी फेडरल है। निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है भारत का संविधान परिसंघीय। तो जब भारत में आप संविधान की 7वीं अनुसूची उठाओगे तो उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया। व्याख्या एक सेकंड व्याख्या देखते हैं। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है। एक सेकंड इसे और ऐसे कर लेते हैं पास में। तो भारतीय संविधान कठोर भी नहीं है, लचीला भी नहीं, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसा है, तो आधा कठोर है और आधा लचीला है, यानी मिक्सड दिया गया है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे निम्न राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान में या ब्रिटेन में नहीं दिया गया। सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान दोनों जगह, दुष्संविधानात्मक व्यवस्था दोनों जगह, वास्तविक और नामात्र की कार्यपालक का प्रावधान भी दोनों जगह। तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है भारत में देखने को मिलता है, ब्रिटेन में नहीं। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन देखते हैं कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अगला
कथन देखते हैं क्वेश्चन में। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं, यह सही। भारत एक संघीय राज्य नहीं, यह गलत है। तो ऑप्शन सी ये सही है, परंतु आर गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपाल क्या की जो स्वतंत्रता है सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका जो स्वरूप है वो संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एकपक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, में राज्यों यानी संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा यह संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान यह संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता संघीय नहीं एकात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी संघीय लक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा यह संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान यह संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण। चलिए व्याख्या देखते हैं। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो लिखित संविधान इस संघीय व्यवस्था है, संघात्मक तत्व है। कठोर संविधान यह भी संघात्मक तत्व है। संविधान की सर्वोच्चता यह भी संघात्मक तत्व है। राज्यपाल की नियुक्ति यह एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण यह संघात्मक तत्व है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये भी संघात्मक एकात्मक तत्व। संवैधानिक संकट एकात्मक तत्व। एक सर्वोच्च न्यायपालिक
या न्यायालय संघात्मक तत्व। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, चौथा, छठवां और सातवां। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखेंगे व्याख्या दी हुई है। हमारी राज्य व्यवस्था आधार के रूप से परसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार एंड यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 356 से 357 संवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 और 4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक अन्य विधेयक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण या संघात्मक तत्व, राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व संघात्मक, न्यायिक पुनर्विलोकन संघात्मक, अखिल भारतीय सेवाएं यह भी एकात्मक है। ऑप्शन बी 2, 3 और 5। तो 3 में राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व है, राज्यपालों की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं जी एकात्मक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्ता संपन्न है, तो गलत है, क्योंकि जो प्रभुत्ता संपन्न का सिद्धांत है वो ईको में दिया गया है। विधायकी, वित्तीय और न्यायिक, तो विधायकी है, वित्तीय है और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई। तो विधायी और वित्तीय तो विभाजित कर दी गई, लेकिन न्यायिक नहीं, क्योंकि न्यायिक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। नीचे दी गई कुटों से सही उत्तर का चुन किए, तो ऑप्शन बी केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 और 4 क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भ में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। 40वां की निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं। तो वह बड़े देशों के लिए आदर्श, तो गलत है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कौन से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण, एक एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका तथा संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता,
एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघ व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन: भारत का जो राष्ट्रपति है वो परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो कथन सही है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जुड़ा है। तो यह व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जुड़ा है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन ए और 2 आर सही है। आर ए का मान स्पष्टीकरण है। व्याख्या देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए। पहला कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। तो सही कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये आप 2 सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी। भारत में दलविहीन लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो हम पहले जयप्रकाश नारायण को लाएंगे अगर आएगा। अगर इनमें से नहीं तो महात्मा गांधी को टिक करें। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दलविहीन लोकतंत्र या प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दलविहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। यह सही है। विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी सही है। दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के जो तत्व हैं वो मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो कथन जो कारण और कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो ऑप्शन ए है वो सही भी है। दोबारा देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। व्याख्या देखते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार। कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर हो रहा है। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की वैध होने का कारण, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही देख लेते हैं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। संघ तथा राज्यों का संविधान। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। इसके बृहद होने का कोई कारण एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। तो सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। अब गलत है तीनों, देखते हैं क्यों गलत है। तो भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो गलत है क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो गलत है क्योंकि ये फ्रांस में सिस्टम है, जो भारत में। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की व्यक्ति वहां की जनता द्वारा होती है, ये गलत है क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री की तरह वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के एकत्व प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण दिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो पहले देखते लेते हैं भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता कौन सी है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, ये गलत है क्योंकि सहमति का परिणाम ये अमेरिका में है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका,
राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं, अमेरिकी संघवाद की विशेषता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है। चलिए देखते हैं व्याख्या। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परसंगी कहा जाता है, कहा गया है। इसे परसंगी किंतु प्रबल एकात्मक अर्थात केंद्र समर्थक भी कहा गया। संरचना में प्रसंगी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में प्रसंगी किंतु आपात स्थिति में आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने की उसके गुण के कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 240, 372 आदि के विभिन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है। कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक। तो जो कारण है वो एक कथन होना चाहिए था। कारण सही व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, तो दोनों सही है और ये व्याख्या भी सही करता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परसंगी कहा गया है। इसे परसंगी किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परसंगी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परसंगी किंतु आपात स्थिति में आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः यानी बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधान भी दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया। एक सेकंड, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक, अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देखते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परसंघी संविधान है, जबकि केसी बिहेर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघी। तो किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक है? तो मैंने देखो ऐसे याद किया था,
कभी नहीं बोलोगे। जे अर्ध यानी आधा, तो यहाँ पे भी आधा, केशिवियर। अर्ध संज्ञात्मक किसने कहा था? केशिवियर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये केशिवियर का है। देखो फिर कह रहा है वो कठोर अधिक लचीला यानी आधा आधा, तो केशिवियर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केशिवियर का है। चलिए व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो जे बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो ये बी आर अम्बेडकर। चलिए व्याख्या देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। अगला है कि मृतकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। जब आप पवेड पढ़ोगे, क्योंकि जिस पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस होता है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मृतकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। हर्बर्ट ए साइमन जी मृतकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को संगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट बाल्डो, फ्रैंक मेरनी और एफ डब्ल्यू रिंग्स ने मृतकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन बी सही है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधि न केवल लोगों की स्वतंत्रता को रक्षित करती है, बल्कि लोगों को अपने कार्यों को उचित तरीके से करने को भी प्रेरित करती है। व्याख्या देखते हैं। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक पश्चिमी विचारक थे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? जब मैं वेस्टर्न थिंकर्स को आप पढ़ाऊंगा तो कल जॉन लॉक की चर्चा की जाएगी, बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो वो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स है। चलिए देखते हैं व्याख्या। विकास प्रशासन की अवधारणा में फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी प्योल। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो हेनरी प्योल है। व्याख्या देखते हैं। ये सब पवेड के क्वेश्चन है और ये झारखंड में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रेम्स होता है झारखंड का, उसमें पवेड का जो सिलेबस है वो शामिल किया गया है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी प्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया है डब्ल्यू बी डोरहम द्वारा। यदि हमारी सभ्यता
विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन की ध्वस्त होने के कारण हुआ। एक कथन दिया है डब्ल्यू.वी. डोनहम द्वारा। डब्ल्यू.वी. डोनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण हो। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र अवधारणा के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं। तो पहले सही देख लेते हैं किसमें एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान नहीं तो एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में हो तो गलत है, क्योंकि जो प्रावधान है वो ब्रिटेन में देखने को मिलता है। अगला व्याख्या है गणतंत्री अवधारणा से संबंधित नहीं है सी, जबकि अन्य तो कुछ नहीं। चलो हटाओ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो पहला है शक्तियों का परिसीमन, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला सही है तो गलत हो जाता है। विधि के समक्ष क्षमता तो गलत हो जाता है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो गलत है। सरकार के प्रति जनता की प्रति सरकार का जन उत्तरदायित्व होना चाहिए। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो पहला दूसरा चौथा यानी ऑप्शन सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन की निम्न लक्षण बताए। पहला है कि विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का भाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि के या विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा है विधिक भावना की प्रबलता, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक निश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं। 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वो है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रभाव लगाती है तो गलत है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है तो ये सही है, क्योंकि व्यक्ति सर्वोच्च है और उसकी स्वतंत्रता बनी रहना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो बी सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान रहती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। व्याख्या देखते हैं कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो स्रोत है वो संविधान है तथा संविधान में निहित उपबंधों के लिए कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों, नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूल में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। 72 संवैधानिक सरकार आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमा से प्रबद्ध हो। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से प्रबद्ध हो।
संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती है तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार तथा भारत में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। 73वां, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। व्याख्या, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वो दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ है कि इसमें समानता का अभिप्राय ये है कि विशेषाधिकार का अभाव, यानी विशेषाधिकार किसी को नहीं मिले। चलिए व्याख्या देखते हैं। समानता का सामान्य अर्थ हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये गलत है, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में और वहां पर राज्यों में। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो केवल 3 सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य भारत में राजधानी है, अमेरिका में। व्याख्या देखते हैं। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं। तो भारत में राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देने के लिए कोई समयावधि का उल्लेख नहीं है, वहां पे 10 दिन के अंदर वापस करना होता है राष्ट्रपति को। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका में उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो ऑप्शन बी, नायर केंद्रीय प्रशासन, शासन का केंद्र नियंत्रण। व्याख्या देखते हैं।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या कौन सा 12। नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, सिटी सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ